नमस्कार को दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण टॉपिक चार्टर एक्ट 1793। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और फिर से इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई और कंपनी के बीच एक परमानेंट डुअल कंट्रोल इस्टेब्लिश तो किया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दी गई थी वह कब तक रहेगी। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नियम बनाया था जिसके तहत 20 साल बाद कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को एसेस करके उसके चार्टर को रिन्यू किया जाएगा। इसी पीरियड रिन्यूअल सीरीज़ की शुरुआत करने के लिए चार्टर एक्ट जो था 1793 को लाया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब आगे बात करते हैं। ये एक्ट जो है ना, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही इसकी क्रोनोलॉजी, कंसेप्चुअल क्लियरिटी और एनालिटिक कंपैरिजन के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल पिलर हैं। ठीक है, अब इसका बारे में सामान्य से बात कर लिया। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो बैकग्राउंड क्या भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 20 साल का इनिशियल रेगुलेटरी टाइम पीरियड अब खत्म हो गया था, होने वाला ही था। तो इसी दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एनालाइज़ किया कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बाद कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन सेटिस्फैक्ट्री रहा है, इसलिए बिना कोई बड़ा अदल बदल या ट्रांसफ़र किए कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और कमर्शियल स्टेटस को नेक्स्ट 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसी कारण इस एक्ट को क्या कहा जाता है, रिन्यूअल एक्ट माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, रिन्यूअल एक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो भैया, इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर इसने पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को ही कंटिन्यू रखा। कोई रिवोल्यूशनरी पैराडिज्म शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, मतलब सेम की सेम, केवल रिन्यूअल कर दिया गया, कि चेंजेस नहीं किए गए इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात आपको। अब इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं और इसके मेजर प्रोविज़न क्या क्या हैं वह देख लेते हैं। तो प्रोविज़न 1, कंटिन्यूशन ऑफ कमर्शियल मोनोपोली। भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका ट्रेड मोनोपोली फुली कंटिन्यू रखा गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। इसका मतलब ये था कि अभी भी पूरे ब्रिटिश एम्पायर से सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, उसके अलावा ब्रिटिश की कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती है। ठीक है, ये समझ में आई बात आपको। अब बात करते हैं प्रोविज़न 2 की, गवर्नर जनरल वीटो एग्जीक्यूटिव स्ट्रेंथन। मतलब क्या हुआ इसका भैया, गवर्नर जनरल की जो पावर थी ना 1784 में तो बढ़ा दी गई, और 1793 के जो एक्ट चार्टर एक्ट था उसमें और बढ़ा दी गई। ठीक है, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव ओवरराइड पावर को कोडिफाई फॉर्मेट में सॉलिड किया, और कॉर्नवालिस को दी गई स्पेशल पावर को आगे के सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल जो होंगे उसको दे दिया गया। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करके सुपर कमांड स्टेटस जो कर सकता है भैया। इसके साथ ही बॉम्बे होगा, मद्रास होगा और प्रेसिडेंसीज पर गवर्नर जनरल का सुपरविजनरी कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब सेंट्रलाइज पावर हो गई। गवर्नर जनरल की ताकत बहुत बढ़ गई अब। ठीक है, यहाँ से अब बात करते हैं प्रोविज़न 3 की, फाइनेंशियल बर्डन शिफ्ट टू इंडियन रेवेन्यू। अब फाइनेंशियल बर्डन भारत पे आ गया, कैसे आ गया, चलो बात करते हैं हम। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविज़न बहुत क्रिटिकली है साहब। इस एक्ट में नियम बनाया गया है कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट के जरिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लंदन में बैठा है उसके सारे स्टाफ और मेंबर्स जो है ना उसकी सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अब डायरेक्ट इंडियन रेवेन्यू मतलब भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। यानी गवर्नेंस लंदन से चलेगी पर खर्चा कौन उठाएगा, भारत, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ प्रोसेस की इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब सेक्शन 3, स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस, मतलब कि चार्टर एक्ट 1793 की स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है भैया, चलो हम देख लेते हैं और इसे अच्छे से मेंस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी देखने की मिली हुई है। इसमें 1773 और 1784 के जो एक्ट आए थे कि स्ट्रक्चर एलिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए स्टेबिलिटी दी। ठीक है, और आगे बढ़ा कंसोलिडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की ओर बढ़ाओ। कैसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बाकी प्रेसिडेंसी का सुप्रीम सुपरवाइज़र बनाकर सेंट्रलाइजेशन को मजबूती दी गई। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ओके, अब बात करते हैं पेविंग द पाथ फॉर फ्यूचर ब्रेक्स। कैसे, ये एक आने वाले बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन 1813 और 1833 का शांति का ट्रांजिशनल फेज था। कैसे, चलो बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन ग्रेड, वाई 1793 इज लेस पॉइंटेड।
फॉर एग्जांपल देखिए, चार्टर्ड एक्ट जो 1793 आया था ना, उसमें क्या था कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी 20 साल तक। फिर चार्टर्ड एक्ट 1830 आया, उसमें जो कंपनी की मोनोपोली थी भाई, वो पार्सली ब्रोकन कर दी गई। किस किस को छोड़कर? टी एंड चाइना ट्रेड को छोड़ के। उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1833 जो आता है ना, वो कंपनी की मोनोपोली को कम्प्लीटली एंड कर देता है। हाँ, बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है कंपनी, ठीक है। उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1853 आता है। इसके बारे में सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। लेजिस्लेटिव काम भी करेगी ये और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मेंटेन 1793 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मेंटेन एक्साइटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी एंड स्टेटस, ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1813 का पॉइंट नंबर 2, एलो क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया फॉर एजुकेशनल एंड रिलीजियस पर्पस, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, चार्टर एक्ट 1830 में एलो क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया फॉर एजुकेशनल रिलीजियस पर्पस, ठीक है। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 का पॉइंट नंबर 2, डिज़ाइन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1853 की बात कर लेते हैं साहब, तो इंट्रोड्यूस अ ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विस। अगर कोई पूछे तो कौन से एक्ट के माध्यम से ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विस चालू किया गया था इंडिया में, तो भैया चार्टर एक्ट 1853। चलो यहाँ तक बात कर लिया हमने। अब यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेसिफिक बात करते हैं हम, और रिवीजन स्पेसिफिक बात करते हैं। तो कोर फीचर क्या थे इसका साहब? प्योर रिन्यूएबल था, मतलब 20 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया, बस ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते इसमें। अब ट्रेड स्टेटस क्या है भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल ट्रेड मोनोपोली कम्प्लीटली कंटिन्यू विदाउट चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। बट ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, कैसे? सुपरविजनरी ग्रिप ओवर द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, ठीक है। अब फिस्कल रूल की बात करते हैं, तो सैलरीज ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंडेट टू बी पेड एंटायरली आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, ओके, ठीक है। अब सामान्य कंक्लूजन ले लेते हैं हम, और निमोनिक ट्रिक में याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए बता रहे हैं हमको, अपने रिवीजन को क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए एक सिंपल रूल याद रखिएगा। क्या रूल है भैया? चलो देखिए, 1793 नो मेजर डिस्टॉर्शन, ठीक है, ओनली सिस्टम कंटिन्यूएशन। जब भी 1793 का चार्टर सामने आए, मोनोपोली का एक्सटेंशन, सेंट्रलाइजेशन की कंटिन्यूटी और इंडियन रेवेन्यू पर लंदन का खर्चा ध्यान आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे? चार्टर एक्ट 1813, an extremely crucial act that legally broken East India Company's monopoly, accepted tea and China, explicitly sanctioned 1 lakh for Indian education. Thanks for watching and supporting। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओके दोस्तों, मिलते